Hello students, how you are all? I hope you all are fine. Okay, we starting our new concept today, and that is legal requirements for establishment of a new unit. Yes, कोई भी new unit हमें establish करनी है, उसके लिए हमारी legal requirements, हमारी वैधानिक आवश्यकताएं क्या हैं और क्या होती हैं. The establishment of the new unit is a crown of thorns adorned with rose flowers, which is entitled to be a clever entrepreneur. आरसी अग्रवाल ने कहा है कोई भी न्यू यूनिट हमें इस्टेब्लिश करनी है तो उसे जो हम एस्टेब्लिशमेंट करते हैं गुलाब के पुष्पों की साज सज्जा न होकर कांटों का ताज है जिसे एक चतुर उद्यमी ही पहनने का अधिकारी है. आरसी अग्रवाल ने ये कहा है. और setting up a new unit is like giving birth and raising a new baby. This means that just as a mother has to take precautions before giving birth to a new baby, just as an entrepreneur has to follow many major formalities and methods before establishing a new work. बिल्कुल सही बात है. एक कोई भी हमें न्यू यूनिट एस्टेब्लिश करनी है तो उसको करना एक प्रकार से एक शिशु, एक बेबी को जन्म देने के और उसका पालन पोषण करके खड़ा कर देने के समान होता है ना. तो कोई भी हम न्यू यूनिट, कोई भी हम नवीन व्यवसाय इकाई की स्थापना करते हैं उसके लिए सबसे पहले व्यवसाय की किस्म, व्यवसाय की कैटेगरी, यानी कि हमें बिजनेस की कैटेगरी है ना, फिर उसका आकार, उसकी वो हम स्मॉल यूनिट में कर रहे हैं है ना, मीडियम में कर रहे हैं या लार्ज में कर रहे हैं, या लघु मध्यम तथा दीर्घ में, और उसके बाद स्वामित्व के प्रारूप का निर्धारण करना होता है. क्लियर है. अकॉर्डिंग टू इमर्जन ने कहा है बिजनेस इज अ गेम टू टैक्टिक्स दैट एवरी पर्सन कैन नॉट प्ले. हाँ, बिल्कुल सही बात है. व्यवसाय एक चातुर्य का खेल है जिसे हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता, क्योंकि कोई भी न्यू यूनिट हमें इस्टेब्लिश करनी है उसको इस्टेब्लिश करने से पहले केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों और नियमों का पालन करना आवश्यक है. इसमें कोई भी हम कोई भी स्मॉल स्केल पर कोई यूनिट्स इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, हमें वो सब पहले लीगल रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करनी होंगी. और वो सब क्या है जो ज़रूरी है, उसमें सबसे पहले है लाइसेंस. यस, लाइसेंस आपने सुना भी होगा है ना. एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है. तो जब आपको ड्राइव करनी होती है आपकी, उसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, उसके लिए है ना कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि आप इस एज लिमिट के हो जाएंगे तो आपको डीएल बनवाना कंपलसरी हो जाता है. डीएल के बिना आप नहीं ड्राइव कर सकते हैं. उसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की प्रोविजंस भी होते हैं. ऐसे ही यहाँ पे कोई भी न्यू एंटरप्राइज, न्यू यूनिट आपको स्टार्ट करनी है तो उसमें भी सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना होता है. कोई भी न्यू यूनिट को इस्टेब्लिश करने से पहले उसमें डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी जैसे भी प्रावधान हो उसके अकॉर्डिंग उनसे लाइसेंस प्राप्त किया जाता है. 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 को अनाउंस किया गया था नवीन औद्योगिक नीति, और उसके पश्चात किए गए संशोधनों के अनुसार नवीन लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. लाइसेंसिंग नीति के प्रमुख तत्व जो है, सबसे पहले है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए शुरू से ही आरक्षण नीति अपनाई है. सन 1991 की नवीन लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई है. जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है, अंडर द न्यू लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ 1991 द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 8. करंटली देयर नंबर हैज come down to just, this is mandatory is 1 safety, 2nd nuclear energy, 3rd coal and lignite, 4 mineral oil, 5th rail transport, 6 molecular energy ordered in 1953 schedule
thus limited public sector undertakings to some mineral and security equipment in the base structure and services oil. देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पहले इसकी जो संख्या थी वो घटाकर 8 कर दी गई थी, लेकिन अभी करंट में जो इसकी नंबर है वो 6 है, और ये 6 के 6 इसमें मैंने मेंशन किए हैं, है ना. ये 1953 की जो अनुसूची है में वर्णित खनिज पदार्थ हैं. इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम हैं, उपक्रमों को आधार ढांचे की वस्तुओं व सेवाओं, तेल व कुछ खनिज पदार्थों तथा सुरक्षा उपकरण तक सीमित कर दिया गया है. Yes. The second one is clearance from pollution control. Yes, an entrepreneur has to obtain clearance from the Pollution Control Board under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, Air Prevention and Controls of Pollution Act 1981. However, certain industries have been exempted from the provision of sections 25 and 26 of the former act एंड सेक्शन 21 ऑफ द लेटर एक्ट. यस, प्रदूषण की जो रोकथाम है उसकी रोकथाम के लिए हर एक उद्यमी को कोई भी नया उद्यम की स्थापना, कोई भी न्यू यूनिट की एस्टेब्लिशमेंट करने से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल से प्रदूषण निकासी प्रमाण पत्र लेना कंपलसरी है. इसमें पहला प्रमाण पत्र वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत निर्गमित किया जाता है. दूसरा प्रमाण पत्र जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत निर्गमित किया जाता है. ये दोनों प्रमाण पत्र ये प्रमाणित करते हैं कि प्रस्तावित उद्यम अथवा उद्योग वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण से सर्वथा मुक्त हैं. इन दोनों की निकासी के लिए उपयुक्त यंत्र स्थापित कर दिए जाते हैं. क्लियर है? देखिए इसमें मेंशन भी किया है मैंने. फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एवरी एंटरप्रेन्योर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पॉल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिफोर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज. हेयर द फर्स्ट सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस्ड अंडर द एयर पॉल्यूशन Prevention and Control Act 1981. The second certificate is produced under the Water Pollution Prevention and Control Act 1974. Both these certificates certify that the proposed bill or industry is always free from air pollution and water pollution. Appropriate instruments are installed for the extraction of these two. Next आता है third, provisional registration certificate. Yes. देखिए इसमें बताया गया है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एन एंटरप्रेन्योर इंटेंडिंग टू एस्टेब्लिश एन इंडस्ट्रियल यूनिट हैज टू गेट अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. कोई भी न्यू यूनिट हम जब एस्टेब्लिश करते हैं तो उसको एस्टेब्लिश जो करने वाले उद्यमी हैं, है ना, उनके लिए इस संबंध में उठाया जाने वाला कोई भी तीसरा कदम राज्य के जिला उद्योग केंद्र से उस उद्यम की स्थापना के लिए अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है. यानी कि जब आपको जैसे आपको डीएल मिलता है स्टार्टिंग में 6 मंथ का लर्निंग में मिलता है ना, ऐसे ही एक ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये आपका अस्थायी होता है ना, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको ये दिया जाता है. स्टार्टिंग में ये जो सर्टिफिकेट होता है 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है इसका. 1 ईयर के लिए ये निर्गमित किया जाता है, 1 साल के लिए. इट इज इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इन द फर्स्ट इंस्टेंस. हाउएवर इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months each for 2 terms in case the unit cannot start production due to circumstances beyond its control. Yes. इसमें कुछ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स एंटाइटल द एंटरप्रेन्योर. ये जो सर्टिफिकेट होता है इसके बेस पर ही जो उद्यमी होता है उन्हें कुछ ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना, इनके ये उनका अधिकारी हो जाता है. उद्यमी के पास इनका राइट होता है टू अप्लाई फॉर अ बिल्ट अप शेड फॉर अ प्लॉट इन एन इंडस्ट्रियल एरिया. कोई भी औद्योगिक बस्ती में वो शेड और या प्लॉट के लिए आवेदन कर सकता है. सेकेंड वन इज
टू अप्लाई फॉर म्यूनिसिपल लाइसेंसेज, टू अप्लाई फॉर पावर कनेक्शन, बिजली का जो बिजली पाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है, आवेदन किया जाता है, एप्लीकेशन दी जाती है, अप्लाई किया जाता है बिजली पाने के लिए, ऐसे ही म्यूनिसिपल के लिए स्थानीय चुंगी अथवा निगम से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, और बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से आर्थिक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? ओके तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं। अभी इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं कि स्टेप्स हैं कि किस किस से हमें परमिशन लेनी होती है, कहाँ कहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कहाँ कहाँ पर हमें एप्लीकेशन देनी होती है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।